राम राम भाइयों और बहनों, पटवार 2025 डे 10 हार्ड चैलेंज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमारा पटवार का एग्जाम मई महीने में प्रस्तावित है और तब तक हमारे लगभग 70 क्लासें हो जाएगी। दोस्तों, अप्रैल महीने में हमारी डेली कम से कम 2 क्लासें जरूर होगी। उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमारा 70 क्लासें आसानी से अपने मई एग्जाम तक हो जाएगी। दोस्तों, हम अभी कर रहे हैं गणित, और गणित के अंदर मेरा ये टारगेट है कि आप लोगों को 90 में से 90 नंबर के जो क्वेश्चंस वगैरह है मैं वो करवा दूं। ठीक है दोस्तों, वो मैं करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। गणित के अंदर आप लोगों का 90 में से 90 नंबर की गणित में करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, और आप लोगों को इसी प्रकार मेरे साथ देना है और आराम से आप लोगों की तैयारी करनी है। क्योंकि दोस्तों, गणित के अंदर अगर आप लोग 45 क्वेश्चन आते हैं, अगर वो कर लेते हो तो ये मान लो कि आप लोग और बच्चों से बहुत आगे चले जाओगे, क्योंकि गणित ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। आप चाहे तो पहले पटवार के एग्जाम देख लो जो 2016 में हुआ था, ठीक है, और 2021-22 में हुआ था। तो उन एग्जाम में भी आप लोग देखोगे ना, तो गणित के अंदर जिस बच्चे ने स्कोर अच्छा किया था वही बच्चा आगे जाके सिलेक्ट हुआ था। ठीक है, 2016 में तो ऐसा था कि 50 क्वेश्चन गणित के हमारे आते थे, तो पर 2020-21 में हमारे जो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया कि रीजनिंग में थोड़ी सी डाल दी उसके अंदर। पर गणित का रोल अभी भी उतना ही है, गणित का रोल जो है ना, गणित उतनी ही अभी भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, गणित के बिना आप लोग किसी भी एग्जाम में, चाहे पटवारी हो, वीडियो हो, चतुश्रेणी कर्मचारी हो, और चलो अपने मान लेते हैं पटवारी में तो अपने जो गणित के जो क्या कहते हैं उसको चैप्टर वो कम दे रखे हैं, पर वीडियो और चतुश्रेणी कर्मचारी में उन्होंने पूरे चैप्टर दे रखे हैं। तो ये मान लो कि हमारे एक फायदा ये हो गया कि गणित के चैप्टर हमारे पटवारी में बहुत कम है, पर वीडियो और चतुश्रेणी कर्मचारी में बहुत सारे चैप्टर दे रखे हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास, पटवार डे 10 हार्ड चैलेंज। ठीक है दोस्तों, चलो दोस्तों देखो कि वस्तुओं की संख्या के आधार पर हमें जो प्रश्न दे रखे होते हैं एग्जाम के अंदर, उन प्रश्नों को हम कैसे करेंगे वो आप लोग यहाँ पे एक बार देख लो। किसके संख्या के आधार पर? वस्तुओं की संख्या के आधार पर, वस्तुओं की संख्या के आधार पर। तो दोस्तों, वस्तुओं की संख्या के आधार पर जो प्रश्न हमारे एग्जाम में आते हैं उन प्रश्नों को एक बार अपन डिस्कस करते हैं। देखो कि यदि x वस्तु का क्रय मूल्य है, x वस्तु का क्रय मूल्य है, देखो क्रय मूल्य क्या है x वस्तु का, और विक्रय मूल्य क्या है y वस्तु का। ठीक है, y वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, x वस्तु क्रय मूल्य y वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो ये बोल रहा है इसको क्रॉस करने पर कि y तो क्या हो जाएगा क्रय मूल्य, और x क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य। ठीक है, ये तो क्या है बताओ मुझे, x वस्तु का क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य y वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर, y वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, x वस्तु का क्रय मूल्य y वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो उसने क्या बोल दिया कि अब हमारा है ना क्या होगा, जो कॉस्ट प्राइस होगी वो क्या हो जाएगी y, और x क्या हो जाएगी हमारे सेलिंग प्राइस हो जाएगी। ठीक है, अगर हमारे सेलिंग प्राइस x है और कॉस्ट प्राइस y है, तो बताओ मुझे लाभ क्या होगा। लाभ होता है हमेशा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना अपना x, क्रय मूल्य कितना अपना y। ठीक है, और लाभ परसेंट क्या होता है, देखो लाभ या हानि परसेंट कैसे होता है, देखो लाभ क्या हो जाएगा x माइनस वाई, बटे क्या आता है क्रय मूल्य आता है। तो क्रय मूल्य कितना अपना x नहीं सॉरी y गुना 100। ठीक है, और हानि होगी तो भी यही आएगा। ठीक है, हानि होगी तो y माइनस x आ जाएगा। ठीक है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। दोस्तों, वस्तु संख्या के आधार पर हमने देखा कि ऐसे प्रश्न अगर हमारे एग्जाम में आते हैं तो हम इसको सोल्व कर सकते हैं। देखो प्रश्न तो बहुत सारे आ सकते हैं, पर हमें उसकी थ्योरी पता होनी चाहिए, हमें उसकी थ्योरी है ना, थ्योरी एक बार हमें पढ़ी हुई होनी चाहिए। ठीक दोस्तों, थ्योरी अगर आप लोगों को अच्छे से आती है तो आप लोगों को किसी भी एग्जाम में, आप लोग जब बैठोगे तो किसी एग्जाम में आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक दोस्तों, आगे देखते हैं कि 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो इसमें दे रहा है कि 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य है, तो 40 वस्तु का क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस किसके बराबर है, 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखो 40 वस्तु क्रय मूल्य 25 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर, तो लाभ ही होगा ना कि 40 वस्तु तो खरीदी और बेची कितनी 25, और 25 में उतने पैसे आगे जितनी अपन ने 40 में खरीदी है ना, 25 वस्तु का विक्रय मूल्य। ठीक है, तो अब हमारा सीपी क्या हो जाएगा और एसपी क्या हो जाएगा बताओ। अब हमारा सीपी हो जाएगा क्या 25, और एसपी कितना हो जाएगा हमारा 40।
अब हमको पता है कि हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है यहाँ पर 25 और एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस हमारा कितना है 40, तो दोनों का डिफरेंस कितना है 15 का। और हम देखते हैं कि यहाँ पर हमको निकालना क्या है, प्रॉफिट निकालना है। तो प्रॉफिट क्या होगा बताओ मुझे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितनी अपनी 40 माइनस 25 बराबर कितना हो गया 15, ठीक है। तो यहाँ पर 15 बटे 25 गुना 100, ठीक है। 15 अपना क्या है प्रॉफिट और अपनी कॉस्ट प्राइस कितनी है 25 और अपना गुणा करना 100 से, क्यों परसेंटेज में निकालने के लिए। तो 25 चौक 100 और 15 इंटू 4 बराबर 60%, यानी कि अपना और 60% का उसको प्रॉफिट हो जाएगा तब जब 40 वस्तु का क्रय मूल्य 25 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर होगा, तो ओवरऑल परसेंटेज हमारा 60% का उसको प्रॉफिट हो जाएगा। दोस्तों समझ में आया कि नहीं आया, आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। बताने में कंजूसी मत करना क्योंकि अपने एग्जाम बहुत नजदीक है, ठीक है। एक वस्तु को बेचने पर लाभ या हानि वही वस्तु को बेचने के बराबर है। उसमें देखो यहां पर तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बराबर था, अब इसमें बोल रहा है कि एक वस्तु को बेचने पर लाभ या हानि वही वस्तु को बेचने के बराबर है, यानी सेलिंग प्राइस के बराबर हो गया, है ना। सेलिंग प्राइस के बराबर हो गया, तो बोल रहा है कि लाभ परसेंट, तो बोल रहा है कि लाभ परसेंट क्या बोल रहा है वो लाभ परसेंट क्या होगा y गुणा y बटे हुए x माइनस वाई गुणा 100, ठीक है। और हानि क्या होगी अपनी यहां पर y बटे हुए x प्लस वाई गुणा 100, ठीक है। हानि परसेंट समझ में आ गई मेरी बात कि यहां पर लाभ क्या हो जाएगी y बटे हुए x माइनस वाई गुणा 100 और हानि क्या हो जाएगी y बटे हुए x प्लस वाई गुणा 100। तो ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं कि 12 वस्तुओं को बेचने पर अर्जित लाभ 4 वस्तुओं के बेचने के बराबर है। 12 वस्तुओं को बेचने पर अर्जित लाभ 4 वस्तुओं को बेचने के बराबर है, तो बताओ लाभ परसेंट क्या हो जाएगा। लाभ परसेंट अपनी यहाँ पर 12 वस्तु है तो यहाँ पर उसको बोल देंगे x और 4 वस्तु है तो यहाँ पर उसको बोल देंगे y, ठीक है। तो लाभ परसेंट ज्ञात करते हैं अपन, तो लाभ परसेंट कैसे ज्ञात करेंगे बताओ। लाभ की जगह अपन क्या करेंगे y, ठीक है। 4 का उसको लाभ हुआ, ठीक है। y बटे हुए x माइनस वाई को अपन क्या कर देंगे 12 माइनस 4 गुणा 100, ठीक है। तो y की जगह अपन क्या करेंगे अपन 4, ठीक है। 4 बटे 8 गुणा 100 तो 2 ये कट गया 50 बार, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि अपन ने इसको कैसे किया, ठीक है। चलो देखते हैं आगे। अगर यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि सर हमें यहाँ पर ये समझ में आ गया है, ठीक है। और अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप लोग मुझे बता सकते हो, ठीक है। और अब अपन आगे देखते हैं इसके अंदर कि आगे क्या क्या करते हैं इसके, ठीक है। आगे देखते हैं अपन कि इसको अपन आगे कैसे करेंगे बताओ। देखो अब अपन देखते हैं आगे वाले क्वेश्चन। यदि एक व्यक्ति 2 समान वस्तुओं को x% की हानि और दूसरी को x% के लाभ पर बेचता है तो उससे इस लेन देन में हमेशा हानि होती है ना। तो हानि होती है, देखो एक बार इसको कैसे करेंगे कि एक व्यक्ति 2 समान वस्तु कौन सी अपनी कोई भी वस्तु मान ले अपन, जैसे वस्तु, ठीक है। उस पर अपने को एक बार तो क्या हो रहा है लाभ हो रहा है, लाभ को अपन x% बोल देंगे प्लस x%, और दूसरी पर उसको हानि हो रही है ना। हानि को अपन क्या बोल देंगे माइनस x%, ठीक है। तो ओवरऑल उसको कितना परसेंट का लाभ हुआ और कितने परसेंट की हानि हुई बताओ मुझे। एक्स स्क्वायर बटे 100 की उसको ओवरऑल क्या हो जाएगी हानि हो जाएगी, ठीक है। अब हानि ये कैसी हुई अपन इसको एक बार यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं। देखो एक बार कि पहले x% का एक हानि हुई है ना, x% की पहले हानि हुई तो हानि को अपन लिख देंगे माइनस x, ठीक है, माइनस x। और फिर होगा लाभ, तो लाभ को बोल देंगे प्लस x। प्लस देखो प्लस को प्लस से गुणा करते हैं तो प्लस आता है, और प्लस को माइनस से गुणा करते हैं तो माइनस, माइनस को प्लस से गुणा करते हैं तो माइनस, और माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तो प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस को प्लस को माइनस से गुणा करते हैं तो माइनस आएगा ओवरऑल, तो माइनस और x गुणा x बटे 100, ठीक है। तो x से x कैंसिल हो गया तो माइनस क्या जाएगा यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर बटे 100। तो ओवरऑल अपने को क्या पता है, अपने को पता है कि यहाँ पर ओवरऑल अपने को x% की एक्स स्क्वायर बटे 100 की क्या होगी अपने को हानि हो गई, ठीक है। तो यहां पर अपने को पता लग गया। अब अपन देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, ठीक है। देखो कि एक व्यक्ति 2 समान वस्तुओं को एक को 20% की हानि पर और दूसरी को 20% के लाभ पर बेचता है, तो इस लेन देन में उसे कुल कितना हानि हुई या लाभ हुई, तो ये पता करना है अपने को। देखो यहाँ पर बोल रहा है कुल लाभ हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। उसने ये नहीं बोला कि हानि होगी, क्योंकि हानि होगी तो ये तो अपने को पता रखना है कि हानि हुई या लाभ हुई, क्योंकि अगले वाला प्रश्न पूछ रहा है अपने को कि बताओ हानि हुई या लाभ हुई, ओवरऑल उसको हानि हुई या लाभ हुई। तो देखो एक बार इसको करके देखते हैं एक बार कि देखो
इसका आंसर तो अपने को पता है कि एक्स स्क्वायर बटे हुए 100 ही होगा, है ना। और ऐसे प्रश्न में हमेशा क्या होती है, हानि होती है, ठीक है। तो हानि होती है तो 20 का माइनस 20 का होल स्क्वायर बटे हुए 100, ठीक है। तो 20 का होल स्क्वायर कितना हो गया, 20 का 400 बटे हुए 100 माइनस के अंदर, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो माइनस ओवरऑल 4% की उसको क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी, ठीक है। ओवरऑल उसको 4% की उसको क्या हो जाएगी, जो आदमी है उसको 4% की क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गई मेरी बात, और नहीं आए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि सर हमें ये बात समझ में आई नहीं है, तो मैं वापस बता दूंगा, ठीक है। अब देखते हैं कि एक आदमी अपनी वस्तुओं को X% के लाभ या हानि पर बेचता है। अगर उसने इसे R अधिक रुपए में बेचा, R रुपए ना, R रुपए या R रुपए अधिक रुपए में बेचा होता तो उसे Y% का लाभ या हानि होती है ना, Y% का लाभ या हानि होती, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। देखो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, R बटे वे y प्लस माइनस एक्स गुणा 100, ठीक है। अगर आप लोगों को सूत्र याद नहीं होता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपन जब प्रश्न करेंगे ना तब इस ऐसे क्वेश्चंस को अपन और देख लेंगे, ठीक है। क्योंकि देखो सूत्र याद करना वो लगता तो थोड़ा डिफिकल्ट लगता है अपने को, क्योंकि अगर प्रश्न अगर अपने सामने आता है तो प्रश्न को समझकर अपन उस प्रश्न को कर सकते हैं, ठीक है। प्रश्न को समझकर अपन उस प्रश्न को कर सकते हैं, पर अगर सूत्र दे रखा है तो सूत्र में y बटे हुए x प्लस वाई करना है, y प्लस एक्स करना है, प्लस माइनस लगाना है, माइनस प्लस लगाना है, तो कभी कभी अपने अपन क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, और कंफ्यूज होने की वजह से अपन उस प्रश्न को सही तरीके से सॉल्व नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा अपना r बटे हुए वाई प्लस माइनस एक्स गुणा 100, ठीक है। R बटे हुए वाई प्लस माइनस एक्स गुणा 100। तो प्लस कब लगाना, जब एक लाभ और दूसरा हानि हो। प्लस कब लगाना, जब एक पे लाभ हो और दूसरे पे हानि हो, यानी कि एक आदमी अपनी वस्तु को X% लाभ पर बेचता है, और अगर उसने इसे R अधिक रुपए में बेचा होता तो Y% का लाभ होता है ना, लाभ होता तो अपन क्या करते, फिर माइनस लगाते। और अगर लाभ कब, देखो या प्लस कब लगाना है, जब दोनों तरफ क्या हो, एक तरफ लाभ और एक तरफ हानि हो। और माइनस कब लगाना है, जब दोनों तरफ लाभ हो दोनों तरफ हानि हो, जब दोनों तरफ लाभ हो और दोनों तरफ क्या हो, हानि हो, तब तो अपने को माइनस लगाना है। और जो एक तरफ लाभ है और एक तरफ हानि है, या एक तरफ हानि है या एक तरफ लाभ है, तो अपने को क्या लगाना है, यहाँ पर प्लस लगाना है, ठीक है। इतना सा ध्यान रखना है। और अगर आप लोगों को अब भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप लोगों को कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। जब अपन प्रश्न करेंगे ना तब ऐसे टाइप वाले को जो सॉल्यूशन है ना, इनका सॉल्यूशन वो देखेंगे कि इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन आता है हमारे, ठीक है। और देखो अगर आप लोगों को, जैसे मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ, जैसे ये बैकग्राउंड है, जैसे मैंने क्या रखा है यहाँ पे, ब्लू, डार्क ब्लू है ना, स्क्रीन का बैकग्राउंड है ये वाला डार्क ब्लू है। तो आप लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है ना। पहले मैंने ब्लैक रखा था तो किसी ने बताया था सर आप कुछ थोड़ा सा चेंज कर दो, है ना। डार्क ब्लू में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई आप लोग मुझे बता सकते हो कमेंट करके कि सर ये इसमें आप लोगों को देखने में करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो बता सकते हो आप मुझे। देखो जैसे अगर मैं रेड रखता या फिर ग्रीन रखता, तो ग्रीन और रेड ये क्या थोड़ा सा आंखों पर डायरेक्ट इफेक्ट डालते हैं, है ना, डायरेक्ट इफेक्ट डालते हैं ये बोर्ड, तो इससे आंखें हमारे ज़्यादा इफेक्ट डालती है आंखों पे, है ना। इसी वजह से या तो ब्लैक रखो या ब्लू रखो, ऐसा कुछ रखना पड़ता है जिससे हमारे आंखों पे डार्क मोड बना रहे। जैसे अपने फ़ोन में भी डार्क मोड डालते हैं ना, उसी प्रकार से डार्क मोड के अंदर ही कुछ जैसे ब्लू है, ब्लैक है, तो ये क्या थोड़ा सा डार्क कलर में आ जाता है। तो ऐसे स्किन अगर अपन कलर रखें किसका, बोर्ड का, तो हमारे आंखों पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। समझ में आ गई यहाँ तक बात मेरी। अब आगे देखते हैं। एक आदमी अपनी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। देखो पहले उसका वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, वस्तु क्रय मूल्य कितना था, 100 मान लो, और अपन उसको सेलिंग प्राइस कितनी कर रही है, वो 10% लाभ पर 110 पर कर देगा, 10% लाभ पर, ठीक है। अगर उसने 40 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 15% का लाभ होता। देखो 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 दुकानदार सोच रहा, खुद ही सोच रहा। देखो दुकानदार है ना, चालाक आदमी है। देखो जैसे उसने देखो 100 रुपये में वस्तु खरीद के लेके आया और वो बेच दी उसने वस्तु, किसको बेच दी, कस्टमर को उसने वस्तु बेच दी, कितने बेची भाई, 110 में बेची। अब वो उसने सोचा भाई रे, अगर मैं उसको 40 रुपये और अधिक बेच देता ना तो मेरे को 15% का लाभ होता। कितना परसेंट का लाभ होता उसको, 15% का, मतलब 115 हो जाएगा यहाँ पे। पहले उसने खरीदी कितने में, 100 में, उसने बेची कितने में, 110 में, 10% लाभ पर। उसने बैठे बैठे सोचा सर अगर मैं उसे 15% के मतलब 15% मुझे लाभ होता तो मैं उसे 40% अधिक में बेचता। अगर मैं उसे 40 रुपये अधिक में बेचता ना तो मेरे को 15% का लाभ हो जाता।
पर क्या करूं, मैंने तो उसको 110 में बेच दिया, है ना। अब बताओ मुझे, इसके अंदर पूछा क्या, तो वस्तु का क्रय मूल्य। देखो क्रय मूल्य कितना है वस्तु का, क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस कितनी अपनी 100, कॉस्ट प्राइस कितनी अपनी अपनी यहाँ पर 100, सेलिंग प्राइस कितनी अपनी यहाँ पर, सेलिंग प्राइस है 110, है ना पहले। और अब सेलिंग प्राइस कितनी है वो 100। देखो ये तो एक्चुअल जो रियल में है ना सेलिंग प्राइस वो है 110, पर वो सोचा कितना, उसने सोचा 115 कि मैं अगर काश 115 में बेचता, या फिर मैं अगर उसको 40 रुपये अधिक में बेचता तो मुझे 15% का लाभ होता। देखो ये चीज़ है ना हर दुकानदार पे लागू होती है। अगर आप भी दुकानदारी कर रही हो, आपने कभी भी ऐसा काम तो पड़ता ही है वैसे भी, कि यार अपन इतने रुपए लेके आए और इतने रुपए कम देते तो अपने इतना % का लाभ हो जाता है ना। तो देखो वो सोच रहा है कि मैं 40 रुपये अधिक में बेचता तो मुझे 15% का लाभ हो जाता। मतलब इन दोनों का डिफरेंस 110 और 115 का डिफरेंस कितना है, 40 रुपये। 110 और 115 का डिफरेंस कितना है यहाँ पर, 40 रुपये है कि नहीं। मतलब 110 में बेचा उसने, लाभ कितना हुआ पता नहीं, पर उसने जैसे ही 115% का सोचा उसने कि अगर मैं 40 रुपये अधिक में बेचता तो मुझे 40 रुपये अधिक में बेचता तो मुझे 15% लाभ हो जाता। मतलब ये 110 और 115 के बीच में जो डिफरेंस है ना वो किसके बराबर है, 40 रुपये के। यानी 110 और 115, यानी 115 और 110 में के बीच में जो डिफरेंस है ना 5% का, वो डिफरेंस किसके बराबर अपने 40 के बराबर है। 40 के बराबर है ना, है कि नहीं है। अब देखो दोनों पर लाभ हो रहा है, तो दोनों पर लाभ हो रहा है तो अपन ने घटा दिया। अब देखो अब यहाँ पर मुझे बताओ, ये सूत्र दे रखा है यहाँ पर दोनों पर लाभ हो तो दोनों पर लाभ हो, दोनों पर हानि हो तो घटाना है, और एक पर लाभ एक पर हानि हो तो घटा जोड़ना है। अब ऐसे में क्या कंफ्यूज हो जाता है बच्चा कि यार अपन हानि करे, लाभ करे, प्लस करे, माइनस करे, पर अपन जब प्रश्न करते हैं तो अपने को एक्चुअल रूप में वो समझ में आता है कि अपने को करना क्या है ना, अपने को करना क्या है। तो यहाँ पर देखो आप लोगों ने समझ लिया यहाँ पर अच्छे से कि अपन ने जब 110 रुपये है और 115 रुपये, तो दोनों का डिफरेंस कितना है 40 रुपये, तो दोनों का डिफरेंस 40 रुपये है, 40 कर दो, तो 40 कर दो, 40 कितना कर दिया, तो 5% किसके बराबर आ गया, 40 के बराबर आ गया। तो 1% किसके बराबर है बताओ, 40/5। और अपने को निकालना क्या क्रय मूल्य, तो कर लिया क्रय मूल्य कितना निकाला अपन ने 100, तो 100 का वैल्यू कितनी हो जाएगी 40/5 गुणा 100, 5 × 40 यानी 8 × 100 बराबर 800। 800 रुपये अपनी क्या आ गई कॉस्ट प्राइस, ठीक है। कॉस्ट प्राइस कितनी अपनी 800 रुपये, ठीक है। यहां तक जिसको समझ में आ गया वो मुझे कमेंट कर देना कि सर मुझे समझ में आ गया। अगर एक आदमी 100 रुपये में ए वस्तु खरीदता है और वाई रुपये में बी वस्तु बेचता है, तो उसका लाभ या हानि ज्ञात कीजिए, उसका लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। एक आदमी 100 रुपये में ए वस्तु खरीदता है और वाई रुपये में बी वस्तु बेचता है, समझ में आएगी मेरी बात। एक आदमी 100 रुपये में ए वस्तु खरीदता है ना, 100 रुपये में ए वस्तु खरीदता है और वाई रुपये में बी वस्तु बेचता है, तो उसका लाभ या हानि परसेंट क्या होगा, ए वाई माइनस बी एक्स बटे बी एक्स गुणा 100, ठीक है। ये सूत्र है। और मैं कहता हूं कि अगर आपको सूत्र याद नहीं है ना तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सर मेरे को सूत्र याद नहीं है। अपन जैसे जब इस टाइप का क्वेश्चंस करेंगे ना, है ना, जब एक 100 रुपये में एक वस्तु खरीदता है, वाई रुपये में वस्तु बेचता है, तो तब अपन इसको अच्छे से समझ लेंगे, है ना। सूत्र देखो आसानी से याद नहीं होता, मुझे पता है, प्रॉफिट लॉस है, परसेंटेज है, तो इनके सूत्र है ना आसानी से याद नहीं होते हैं, और याद नहीं होते तो इसका मतलब क्या हुआ कि अपन इनको प्रश्न के अकॉर्डिंग समझेंगे, इसके अकॉर्डिंग समझेंगे, इसको प्रश्न के अकॉर्डिंग समझेंगे कि प्रश्न में अपने किस प्रकार से किस टाइप का क्वेश्चन दे रखा है, तो उसको अपन को किस प्रकार से सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो सूत्र बन रहा है वो किस प्रकार का बन गया यहाँ पर बताओ, ए वाई माइनस बी एक्स बटे बी एक्स गुणा 100, ठीक है। यानी लाभ या हानि परसेंट यहाँ से अपन ज्ञात कर सकते हैं। देखो एक आदमी 5 रुपये में 20 वस्तुएं खरीदता है ना, एक आदमी 5 रुपये में 20 वस्तुएं खरीदता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, रुपये कितने हैं 5 रुपये, वस्तु कितनी है 20, है ना। तो 5 वस्तुएं 20 रुपये में खरीदता है, तो एक वस्तु का मूल्य कितना आ जाएगा बताओ मुझे, 20/5 बराबर 4 रुपये। मतलब कॉस्ट प्राइज कितनी आ गई मुझे बताओ, 4 रुपये आ गई। यहाँ पर समझ में आ गई मेरी बात कि यहाँ पर कॉस्ट प्राइस अपनी कितनी आ गई 4 रुपये, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, हाँ सर। अब अपन निकाल दे सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस में देखो सेलिंग प्राइस क्या है, यहाँ पर 3 वस्तुएं कितने में बेची वो 21 रुपये में, तो एक वस्तु कितने में बेचेगा वो 7 रुपये में। मतलब 4 रुपये में तो खरीदा,
एक वस्तु को, वो बेचा कितने को, कितने में एक वस्तु को, 7 रुपए में। तो उसको लाभ हुआ या हानि हुई? सर 4 रुपए में खरीद कर 7 रुपए में बेच दिया तो इसका मतलब हुआ उसको लाभ हो गया। यानी कॉस्ट प्राइस अपनी कितनी है, सेलिंग प्राइस कितनी है, कॉस्ट प्राइस अपनी है 4 रुपए और सेलिंग प्राइस अपनी कितनी है 7 रुपए। तो दोनों का लाभ कितना है 3 रुपए का। और अपन को पता है कि लाभ के नीचे अपन क्या लगाते हैं, कॉस्ट प्राइस लगाते हैं। कॉस्ट प्राइस कितनी है 4 और गुणा कर देंगे 100 से। तो 4 को अपन गुणा करेंगे किससे, 4 का भाग देंगे अपन किसमें, 100 में। 100 में देंगे तो कितनी बार जाएगा वो, 25 बार। तो 3 × 25 कितना हो गया, 75%। ठीक है, 3 × 25 कितना हो गया, 75%। यानी कि यदि एक आदमी 5 रुपये 5 वस्तु 20 रुपये में खरीदता है और 3 वस्तु 21 रुपये में बेचता है तो उसका लाभ या हानि परसेंट कितना होगा, 75%। तो 75% इसका लाभ या हानि परसेंट आ गया। ठीक है दोस्तों, अगर नहीं समझ में आया आप लोगों को तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि सर माना समझ में आया कौन है, तो बता दें वापस। ठीक है, अब देखते हैं कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 840 रुपए है। अंकित मूल्य पर 20% छूट देने के बाद एक दुकानदार 48 रुपए का लाभ कमाता है, तो उसका लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब मुझे बताओ कि वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, यानी एमआरपी। इसको अपन क्या बोलते हैं, एमआरपी बोलते हैं अंकित मूल्य को। यानी 840 है, उस पर 20% की छूट दे दो, 20% छूट दे दो। 840 का 20% की छूट देने पर कितना आएगा वो दो, यानी सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएगी वो दो, 20% छूट देने पर बटे 100, यानी कि 840 × 80 बटे 100। एक जीरो कैंसिल, 8 चौक 32, हासिल का 3, 8 चौक 64, सॉरी 8 बटे 64 और 3 67, यानी 672। तो 672 इसका सेलिंग प्राइस आ गया और एमआरपी कितनी है, 840 है। अब बोल रहा है कि उसको लाभ कितना दे रखा है, देखो लाभ अपने प्रॉफिट कितना दे दिया, 48। अरे भाई देखो, जब कॉस्ट प्राइस दे रखी है अपनी तो बताओ लाभ, देखो लाभ कैसे होता है, देखो लाभ का मतलब क्या होता है, लाभ अपना होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अपने को कॉस्ट प्राइस ज्ञात करनी है तो क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस इधर लियो और प्रॉफिट इधर लियो। ठीक है, सेलिंग अपने को कॉस्ट प्राइस ज्ञात करनी है तो कॉस्ट प्राइस बराबर सेलिंग प्राइस माइनस 672 माइनस 48, कितना हुआ, 12 में से 8 गया तो 4 और इधर 6 में से 4 गया तो 2। ठीक है, 624, यानी कॉस्ट प्राइस अपनी कितनी है 624। और अब देखो 624 इसका कॉस्ट प्राइस है और लाभ कितना है 48। अपन को लाभ परसेंटेज निकालना है तो लाभ परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस × 100। प्रॉफिट कितना अपना 48 और अपना कॉस्ट प्राइस कितनी है 624 × 100। ठीक है, अब 8 का भाग 11 इसके अंदर, हाँ 8 से 48, 8 7 56 और 8 7 56, बच्चा कितना 6 4, 8 × 64। ठीक है, 8 × 64। अब किसका भाग 11, इसमें 6 का भाग 11 है, इसमें देखना 6 कम 6 6 18। ठीक है, 100 बटे में 13, 13 5 65, 3 78, 3 7 91, बच्चा 9, 13 6 78 और 13 मन 117, यानी 7.69। यानी कि एक वस्तु का अंकित मूल्य अगर 840 है और अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद एक दुकानदार 48 रुपए का लाभ कमाता है तो उसका लाभ परसेंट कितना हो जाएगा, 7.69%। ठीक है, लाभ परसेंट उसका कितना हो जाएगा, 7.69%। ठीक है दोस्तों, अगर समझ में आप लोगों को अब भी नहीं आ रहा है तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट करके। ठीक है, एक डीलर किसी वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। एक डीलर किसी वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है और उससे अंकित मूल्य पर 20% और 25% की 2 क्रमिक छूटें दी जाती है। छूट के साथ एक ग्राहक को भेज देता है। यदि उसे 140 रुपए की हानि होती है तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। दोस्तों सीधा सीधा का क्वेश्चन था कि एक डीलर किसी वस्तु का क्रय मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। यानी कि पहले कितना था, कॉस्ट प्राइस कितनी थी 100। ठीक है, अब बताओ, अब उसने जो एमआरपी है वो कितनी, देखो 100 रुपये अपनी कितनी आ गई कॉस्ट प्राइस, एमआरपी कितनी कर दी उसने 140। ठीक है, 40% बढ़ाकर अंकित कर दी। हाँ, और उसे अंकित मूल्य पर 20% और 25% की 2 क्रमागत छूट एक ग्राहक को भी देता है। तो क्रमागत छूट नहीं, आप क्रमागत छूट, तो क्रमागत छूट निकाल लो भाई 20, तो छूट हमेशा नेगेटिव होती है। ठीक है,
छूट हमेशा क्या होती है, नेगेटिव या ऋणात्मक। ठीक है, तो छूट 20% माइनस 25% प्लस 20 इंटू 25 बटे में 100। ठीक है, 25 और 20 कितने हो गए, 45 प्लस उसको करेंगे तो कितना, 25 चौक 100, 4 पंचो 20। ठीक है, यानी 5। तो ओवरऑल कितना हो गया, 40% की उसको छूट मिल गई ओवरऑल। दोनों को देखो, एक बार तो 20 की दी फिर 25 की दी, तो ओवरऑल दोनों को मिलाएंगे तो अपन कितनी होगी, 40% की छूट हो गई। तो 40% की छूट मतलब 140 का 40%, 40% की छूट हो गई। एमआरपी कितनी है, 140, तो उस पर 40% की छूट देने पे कितना आएगा, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना आ गई अपनी, सेलिंग प्राइस आएगा 140 को कितनी 40% की छूट देंगे तो 100 माइनस 40 बटे में 100। ठीक है, 140 गुणा 60 बटे में 100। ठीक है, 7 और ये 5 बार, 5 को भाग इसमें जाएगा तो कितनी बार जाएगा, 12 बार। 12 पंच 70 बाची, नहीं 12 पंच 60 बाची मतलब 84। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस अपनी कितनी आ गई, 84। ठीक है, सेलिंग प्राइस अपनी कितनी आ गई, 84। अब बोलता कि यदि उसे ₹140 की हानि हुई तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य कितना है, 100। वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, 84। मतलब इस 84 की वैल्यू कितनी है, 140। इस 84 की वैल्यू कितनी है, 140। क्योंकि यदि उससे 140, यदि उससे रुपए 140 की हानि होती है, यदि उससे 140 की हानि होती है दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ, बताओ मुझे। हानि होती है, विक्रय मूल्य तो नहीं पूछा ना इसने, विक्रय मूल्य नहीं पूछा, तो यहां बताओ मुझे हानि कितनी की हुई। क्रय मूल्य कितना है, 100, विक्रय मूल्य कितना है, 84, हानि कितनी हुई, 16% की। सर हानि कितनी हो गई, यहां पर हानि होगी 16% की, तो 16% की वैल्यू कितनी होगी, 140। और निकालना कितने का अपने को निकालना है कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस कितनी है अपने यहाँ पर, 100 रुपये। ठीक है, तो 16% की वैल्यू कितनी, 140। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 140 बटे हुए 16। ठीक है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 140 बटे हुए 16 गुणा 100। ठीक है, अब भाग दो इसके अंदर, देखो अपन इसके अंदर भाग देंगे किसका, 4 का भाग देंगे तो ये 4 बार कटेगा और ये 25 बार कटेगा, और 4 का भाग इसमें देंगे तो 4 एकम 4, 4 3 12, 4 पंजे 20। ठीक है, तो 25 को 35 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 25 पंजे 125 बच्चे हुए 12, 25 25 50 75 और 12 87। ठीक है, 875। ठीक है दोस्तों, यहां तक समझ में आ गया कि $1 किसी वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। अंकित कर दिया भाई 40% अधिक यहां पर, और उससे अंकित मूल्य पर 20% और 25% की दो क्रमागत छूट के साथ एक ग्राहक को भेज देता है। हाँ भाई, क्रमागत छूट यहाँ पे निकाल ली, 40% हो गई दोनों क्रमागत छूट निकालने पर अपना विक्रय मूल्य कितना आ गया, 84 आ गया। दोनों में हानि कितनी आ गई, 16% की, तो 16% किसके बराबर हो गया अपना, 140 के बराबर हो गया। ठीक है, यहाँ पर प्रॉफिट होता तो प्रॉफिट को रखते, और लॉस आता तो यहाँ पर लॉस को रख दिया। ठीक है, और लॉस को रखने पर बोल रहा है कि उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य कितना है, 100। अगर विक्रय मूल्य पूछता तो सॉरी एमआरपी पूछता तो 140 से गुणा करते, और अगर सेलिंग प्राइस पूछती तो 84 से गुणा करते। ठीक है, इसी प्रश्न में अगर ये पूछ देता कि क्रय मूल्य के साथ विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो विक्रय मूल्य के लिए क्या करते अपन, 84 गुणा कर देते, 140 बटे 16 गुणा 84। और अगर वो पूछता कि एमआरपी ज्ञात कीजिए, तो एमआरपी के लिए क्या करते हैं अपन, 140 बटे 100 16 इंटू 140। ठीक है, इसी प्रश्न में तीन चीजें आ गई। तो आप लोगों से एक प्रश्न है कि आप लोगों मैंने इसमें कॉस्ट प्राइस निकाल दी, तो आप लोग इसमें सेलिंग प्राइस और एमआरपी ये दोनों निकाल के कमेंट कर देना। ठीक है, रीना ने 2160 रुपए में 48 वस्तु बेचे और 10% का नुकसान उठाना पड़ा। ठीक है, यानी कि 2160 सेलिंग प्राइस की ना, रुपए में बेचे और 10% का नुकसान उठाना पड़ा, यानी 10% का नुकसान उठाना पड़ा। तो इसका मतलब सीधा सीधा क्या अर्थ हो गया कि 10%, यानी कि पहले कितनी थी कॉस्ट प्राइस मेरी 100, सेलिंग प्राइस कितनी है मेरी, 10% नुकसान उठाना पड़ गया ना, तो 90। तो इस 90 की वैल्यू कितनी है, किसके बराबर है बताओ मुझे, 2160 के बराबर है। 90 की वैल्यू किसके बराबर है, 2160 के बराबर है। तो 100 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 2160 बटे हुए 100 सॉरी 90 गुणा 100। ठीक है, एक से एक कैंसिल, 9 1 9 9 2 18 हो जाएगा 36। ठीक है, तो
मेरी जो सेलिंग प्राइस 90, तो कॉस्ट प्राइस कितनी होगी मेरी, टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी होगी अब बताओ मुझे, 2400 रुपये। तो 2400 रुपये में उस सामान को मैंने खरीदा, ठीक है, और मैंने अगर मैं 48 वस्तु बेचूंगा तो मेरे को 10% नुकसान हो जाएगा, 10% नुकसान हो जाएगा, 200 कम कर दो। 2400 में से अगर अपन 10% घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2160 रुपये, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब बोला कि 12% का लाभ कमाने के लिए उसे 2016 रुपये में कितनी वस्तुओं को बेचना पड़ेगा। बताओ मुझे, 12% का लाभ कमाऊंगा मैं, तो बताओ कितना आएगा, बताओ मुझे। 12% का लाभ कमाना है ना उसे, हाँ सर 12% का लाभ कमाना है तो उसको बेचना कितने में पड़ेगा। देखो पहले चीज़ तो यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आई गई होगी, ठीक है, यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आई गई होगी। अब देखते हैं अपन इसको 12% का लाभ कमाना है, ठीक है, समझ में आ गई। अब उसको बताओ मुझे एक वस्तु का, देखो यहाँ पर मुझे पहले तो ये बताओ कि कॉस्ट प्राइस कितनी है यहाँ पर 2400 रुपये, बेचे कितनी वस्तु 48, ठीक है 48, तो एक वस्तु का निकाल लो ना, एक वस्तु का क्रय मूल्य निकाल लो, कितनी आ जाएगी 2400/48, ठीक है, कितना है 12×24 12×48 यानी 50 रुपये, यानी कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई 50 रुपये। अगर मैं इसको 12% का लाभ कमाना है मुझे, 12% का लाभ, तो एक वस्तु किराए की प्राइस कितनी 50 × 112/20, ठीक है, 50 का भाग इसमें 2 बार, और ये कितना का 56, मतलब उसकी सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी 56 रुपये। सही बात है ना, हाँ। बेचा कितने में फिर मैं कमाने के लिए 2016 रुपये में कितनी वस्तु को बेचना पड़ेगा, एक वस्तु कितने बेचूंगा मैं 56 रुपये में, और कितने रुपये में बेची मैंने 2016 रुपये में, कितनी वस्तु बेची वो निकालना है। तो क्या करेंगे अपन 2116 में 56 का भाग दे देंगे, ठीक है। कितने हैं बताओ मुझे, किसका भाग जा रहा है इसके अंदर, किसका भाग जा रहा बताओ मुझे इसके अंदर। अपन इसके अंदर 4 का भाग लगा के देख लेते हैं, 4×5 = 20, 4×4 = 16, ठीक है, 4×1 = 4, 4×4 = 14, 14 14 14 28 14 42 14 84, ठीक है 36, ठीक है। तो बोल रहा है कि रीना ने 2160 रुपये में 48 वस्तु बेची और 10% का नुकसान उठाना पड़ा, और 12% का लाभ कमाने के लिए उसे 2016 रुपये में कितनी वस्तु को बेचना पड़ेगा, उसे 36 वस्तु को उसे बेचना पड़ेगा। दोस्तों प्रश्न इजी है, समझ में जल्दी आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। अब बोल रहा है कि एक फर्नीचर दुकानदार अपने ग्राहकों को माल पर अंकित मूल्य पर 16% की छूट देता है। कितनी छूट देता है वो, 16% की, ठीक है, और अभी भी 20% लाभ प्राप्त करता है। अरे भाई 16% छूट देने पर भी 20% का लाभ प्राप्त करता है। डाइनिंग टेबल की चिन्हित कीमत क्या है, दुकानदार की लागत कीमत कितनी 11,900, ठीक है। बताओ मुझे, मैं एमआरपी कितना मानूंगा, पहले मैं एमआरपी मान लेता हूँ मैं 100 रुपये। 16% की छूट, यदि ग्राहक एक फर्नीचर दुकानदार अपने ग्राहकों को माल पर अंकित मूल्य पर 16% छूट देता है, 16% की छूट दे दो भाई, छूट देंगे तो मैं सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएगी बताओ मुझे 84, 16% की छूट पर, ठीक है। 16% छूट, ठीक है। अभी भी वो देखो सेलिंग प्राइस आ गई, अब वो कह रहा है कि अभी भी 20% का लाभ प्राप्त कर रहा है। अरे एमआरपी 100 रुपये, सेलिंग प्राइस 84, अब बोल रहा है मैं 84 में बेच देना तो भी उसको 20% का लाभ प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि उसने अभी भी क्रय मूल्य अपन को ज्ञात करना है। क्रय मूल्य कितना होगा, 20% का लाभ करके कर लो। माना मैं क्रय मूल्य यहाँ पर x मान लेता हूँ कि 120% कर 100 कर दूंगा ना मैं, भाई क्रय मूल्य पर मुझे 20% का लाभ हो रहा है, हाँ, और लाभ और आने में से किस पे होती है, क्रय मूल्य पर होती है। 20% लाभ कर दिया, और किसके बराबर वो 84 के, भाई लाभ प्राप्त करने के बाद ही तो वो बेचेगा, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 84 × 100/120, ठीक है। 1 से 0 कैंसिल, 12 5 4 बाची में बस 84, यानी x = 70, यानी अपना जो कॉस्ट प्राइस आई ना वो कितनी आ गई 70। देखो एमआरपी 100, सेलिंग प्राइस 84, कॉस्ट प्राइस 70, लाभ तो पता है अपने को 70 है और कॉस्ट प्राइस 70 है, तो एमआरपी 100 अंकित कर रखी है और बेचा कितने में 84 में है, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि दुकानदार की लागत कीमत 11,900, यानी 70 की वैल्यू कितनी है, यानी 70 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, इस 70 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 11,900, और निकालना कितना अपने को चिन्हित कीमत। देखो अगर अपने को एमआरपी निकालनी है तो 100 से गुणा करेंगे, सेलिंग प्राइस निकालनी है तो 84 से गुणा करेंगे। देखो
एक पर एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ यहाँ पर 11,900 बटे हुए 70। अपन को एमआरपी निकालनी है तो 100 से गुणा कर देंगे, एमआरपी ये रहा। सेलिंग प्राइस निकालनी है तो अपन 84 से गुणा कर देंगे। ठीक है, ठीक है, एमआरपी निकालने से तो 100 से गुणा कर देंगे क्योंकि यहाँ पर 100 की वैल्यू क्या है, एमआरपी। ठीक है, 11,900 बटे हुए 70 इंटू 100। सात एक जो कैंसिल, 7 का भाग कितने बढ़ जाएगा, 7 एकम 7, 7 49। ठीक है, तो 17,000 रुपये इसका क्या जाएगा, टाइनिंग टेबल का चिन्हित मूल्य है उसको अपन बोल देंगे एमआरपी। ठीक है, तो इसकी एमआरपी कितनी आ गई यहाँ पे देखना, 17,000। ठीक है, तो इसकी 17,000 रुपये एमआरपी आ चुकी है। दोस्तों समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट कर देना, आप कमेंट करोगे तो मैं बता दूंगा। मुझे बताने में कोई दिक्कत आ रही है क्या, नहीं दिक्कत आ रही, आप मुझे कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, यहां तक समझ में आ गया। अब आगे देखते अपन। सुधीर ने 42,000 रुपये में एक लैपटॉप और 8,000 रुपये में एक इसके अंदर प्रिंटर खरीदा, तो लैपटॉप की मूल्य कितना आ गया, और प्रिंटर हाँ 8,000 रुपये में, दोनों का मूल्य कितना है भाई, दोनों टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, 50,000 रुपये। ठीक है, उन्होंने लैपटॉप को 10% लाभ पर बेचा, 10% करो भाई, 10% लाभ कितना हो गया, 420, सॉरी 4200 रुपये ना, 4200 रुपये हो गया, 10% लाभ। और बोल रहा है इसके अंदर को 5% लाभ पर बेचा, 5% इसका, 5% कितना होगा, इसका 5% कितना होगा बताओ भाई, 8,40 यानी 400 रुपये। तो ओवरऑल प्रॉफिट कितना है, 4600 रुपये। तो बोल रहे देखो सुधीर ने 42,000 रुपये में एक लैपटॉप और 8,000 रुपये में एक इसके अंदर प्रिंटर खरीदा, तो 42,000 में लैपटॉप खरीद लिया भाई, 8,000 रुपये में इसके अंदर प्रिंटर खरीद लिया, और कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई, 50,000 रुपये आ गई मेरे भाई। हाँ, उन्होंने लैपटॉप को 10% लाभ, 10% लाभ कर दिया अपन ने यहाँ पर। 10% लाभ पर कितना हो गया, 4200 रुपये लाभ, आप 5% लाभ यानी 400 रुपये लाभ, ओवरऑल लाभ कितना हो गया, 4600 रुपये। ठीक है, तो उसका लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। लाभ परसेंट कैसे ज्ञात करेंगे, लाभ बटे हुए करें मूल्य इंटू 100। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया अपना, 4,600 बटे हुए 50,000 गुणा 100, क्योंकि अपना कॉस्ट प्राइस कितनी है यहाँ पर, 50,000 रुपये। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, फिर 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर कैंसिल। ठीक है, तो 46 में अगर अपन 5 का भाग लगाएंगे कितना आएगा, 5 9 45, 9 बार बचा कितना 1.0, तो 5 दूनी 10, तो 9.2% इसका ओवरऑल क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है दोस्तों, 9.2 यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज इसका आ चुका है। किसका आ चुका है, सुधीर का। ठीक है, सुधीर एक दुकानदार है। अब देखते हैं कि एक दुकानदार किसी वस्तु की कीमत इस प्रकार तय करता है कि 32% की छूट देने के बाद भी वह 14% का लाभ कमाता है। यदि अंकित मूल्य 342 रुपये तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। ठीक है, देखो 342 क्या है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर तो डायरेक्ट दे दिया इसने, है ना। एमआरपी कितनी दे रखी है यहाँ पर, 342। अब 342 पर अपने को क्या करना है, 32% की छूट देना है। ठीक है, 342 पर क्या करना है, अपने को 32% की छूट देना है। देखो देखो अपने आप लोगों को एक चीज बता देता हूं मैं कि कॉस्ट प्राइस होती है ना, कॉस्ट प्राइस उस पे लाभ ही हानि होती है। ठीक है, और जब एमआरपी होती है ना उस पे क्या होती है, छूट होती है। ठीक है, अगर मैं कह दूं कॉस्ट प्राइस मेरी कितनी है, कॉस्ट प्राइस मैं मान लेता हूं और लाभ कितना मेरा 14% का, तो मैं इसको बोल दूं 114/100। ठीक है, तो अब मेरे पर क्या आ जाएगी, सेलिंग प्राइस आ जाएगी ना, यहाँ पे सेलिंग प्राइस आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे कितना एमआरपी, एमआरपी में अगर मैं छूट दूं कितने की, 100 - 32/100, तो मेरी क्या आ जाएगी, सेलिंग प्राइस आ जाएगी। अरे एमआरपी में छूट देने पर सेलिंग प्राइस आती है और कॉस्ट प्राइस में लाभ यानी जोड़ने पर क्या आती है, सेलिंग प्राइस आती है। दोनों बराबर हो गया। तो कॉस्ट प्राइस कितनी है अपनी, कॉस्ट प्राइस पता नहीं है, तो 114/100 बराबर एमआरपी कितना अपना 342 गुणा 100 में से 32 गया तो 68/100, 100 कैंसिल, देन कॉस्ट प्राइस अपनी कितनी आ जाएगी, 114, सॉरी ये तो नीचे आ जाएगा वज्रगुणन करने पर 342 इंटू 68/114। ठीक है, 114 का भाग 342 में कितनी बार जा रहा है देखना एक बार,
अपनी कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई 342 इंटू 68 बटे हुए 114। 114 के बाद इसमें जाएगा कितनी बार 3 बार, तो कॉस्ट प्राइस बराबर 3 इंटू 68 कितना हो गया 8 या 24 का 4 हासिल का 2 8 6 18 19 20 ठीक है 204। ओके, यानी एक दुकानदार किसी वस्तु की कीमत इस प्रकार तय करता है कि 32% की छूट देने के बाद वह 14% का लाभ कमाता है। यदि अंकित मूल्य 342 रुपये तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है 204 रुपये। अगर अपन इसको सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं कि हाँ, कैसे निकालेंगे 342 को पर किससे गुणा करेंगे 68 बटे 100, तो ये अपना सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ठीक है, सेलिंग प्राइस आ जाएगा नहीं है अपना, हाँ आ जाएगा सेलिंग प्राइस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि अंकित मूल्य में छूट देने के बाद ही तो अपना कॉस्ट प्राइस सॉरी सेलिंग प्राइस निकलती है, और क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस के अंदर अपन लाभ या हानि जोड़ने पर या लाभ जोड़ने पर या हानि घटाने पर उसका क्या निकलता है सेलिंग प्राइस निकलती है। ठीक है, तो अंकित मूल्य में छूट देने पर सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के अंदर लाभ या हानि करने पर सेलिंग प्राइस, तो दोनों बराबर हो गए। ठीक है, तो दोनों बराबर हो गए तो अपन इसको यहाँ पर बराबर रख दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। 34% की छूट के बाद एक वस्तु को 3168 रुपए में बेचा जाता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। देखो एमआरपी कितना है यहाँ पर 100, सेलिंग प्राइस कितनी है यहाँ पर 100 में से 34 किया तो कितना बचेगा सॉरी 66, अरे 66 बचेगा ना 100 में से 34 किया तो, यानी कि अपना एमआरपी 100 है और सेलिंग प्राइस कितना 66 है, तो बोल रहा है कि एक वस्तु को 3168 में बेचा जाता है, यानी कि बेचा कितने में जाता है 3168, यानी सेलिंग प्राइस दे रखी है अपने को, सेलिंग प्राइस कितनी दे रखी है 66, तो 66 की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर 3168। ठीक है, एक की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3168 बटे हुए 66। अब मुझे निकालना किसकी वैल्यू है 100 की, क्योंकि अंकित मूल्य कितना दे रखा है यहाँ पर एमआरपी कितनी दे रखी है यहाँ पर 100। अब अपने को 100 की वैल्यू निकालनी है तो 100 की 100 से गुणा कर दो, 3168 बटे हुए 66 गुणा 100। ठीक है, 11 का भाग 11 दोनों में शायद। ठीक है, 11 कम 11 66 और 11 कम 11 11 दोनों 22 11 88 11 88। ठीक है, फिर 6 का भाग कितने में जाएगा इसमें 6 चौका 24 6 इंटू 48। ठीक है, तो 100 की वैल्यू कितनी आ गई 4800 रुपये। ठीक है, या एमआरपी अपन बोल सकते हैं इसको, तो 48 गुणा 100 बराबर 4800। क्वेश्चन तो देखा जाए तो बहुत इजी है, क्वेश्चंस करने में तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। ठीक है, क्योंकि अपन ने इसका बेसिक आराम से पढ़ लिया था बहुत अच्छे से। ठीक है, तो ये इसका अपन ने सॉल्यूशन देख लिया। ठीक है, तो 34% की छूट के बाद एक वस्तु देखो कोई सी भी हो सकती है, इतनी 168 में बेच जाता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करना। अंकित मूल्य अपन ने 100 माना और छूट देने के बाद अपन ने सेलिंग प्राइस कितनी मान ली 66। जब अपने सेलिंग प्राइस 66 मानी तो एमआरपी 100 सेलिंग प्राइस 66 मानी तो 34% की छूट दे दी। अब बताओ मुझे यहाँ पर 66 की वैल्यू कितनी 3168, तो अपन इसको मान लिया, और एक की वैल्यू कितनी आ गई 3168 बटे हुए 66 और 100 की वैल्यू 3168 बटे हुए 66 गुणा 100, तो अपने एमआरपी कितनी आ गई यहाँ पर 4800 रुपये। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट करके बता देना। ठीक है, आगे देखते हैं। एक व्यापारी चिन्हित मूल्य पर 8% की छूट देता है, यदि विक्रय मूल्य 667 है तो रुपये में छूट है, तो ये तो अपन ने भी किया था। ठीक है, एक व्यापारी चिन्हित मूल्य पर 8% की छूट देता है, कितनी छूट देता है 8% की, तो चिन्हित मूल्य पर मान लेते हैं कि एमआरपी कितना है 100, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी अपनी बताओ 92, तो विक्रय मूल्य कितना है 667, तो अपने 92 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ मुझे 667 92 की वैल्यू कितनी होगी 667। ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी है 667 बटे 92 और 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी एमआरपी निकालो, क्योंकि अपन एमआरपी निकालेंगे और विक्रय मूल्य में एमआरपी में से विक्रय मूल्य घटा देंगे तभी तो अपने पास छूट आएगी। ठीक है, तो 66 92 गुणा 100। ठीक है, बताओ मुझे इसमें किसका भाग जा रहा है, बताओ मुझे किसका भाग जा रहा है इसके अंदर, आप में से कोई बताएगा इसके अंदर किसका भाग जा रहा है। चलो अपन देखते हैं एक बार, 4 का नहीं जा रहा है इसके अंदर, 41 का तो जा रहा है इसके अंदर, 41 का 45 7 11
अपन इसमें 3 का भाग नहीं जा रहा, 4 का, 5 का। बताओ मुझे इसके अंदर किसका भाग जा रहा है, मुझे तो पता ही नहीं चल रहा है इसके अंदर किसका भाग जा रहा है। हाँ, 31 का देखो, 20 तक देखते हैं अपन, 20 तक किसी का भाग जा रहा है कि इसके अंदर नहीं जा रहा। ठीक है, 92 का अपन टोटल कर लेते हैं एक बार। दो का भाग गया तो 41। अब 41 तो अभाज्य संख्या है, ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि इसमें 41 का ही भाग जाएगा। ठीक है, देखते हैं एक बार, 6 6 7 में 41 का भाग कितने बार जाता है। 41 नहीं, सॉरी 46। ठीक है, तो 92 का 2 का भाग देंगे तो अपन 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ठीक है, तो 4 6, फिर 2 का भाग देंगे तो अपन 23, मतलब 23 का भाग 11, तो 23 एकम 23, 23 46, 13 से तो 23 चौक 92। ठीक है, और 23 चौक 23 एकम 23, 23 46, बचा कितना 20, 23 नाम 207। ठीक है, 4 का भाग इसमें 25 बार जाएगा, तो अपने 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 इंटू 29। ठीक है, तो 25 नाम 225, बचे कितना 22, 25 एकम 25, 25 दूनी 50 और 72, 725 अपना क्या आ गया, एमआरपी आ गया। एमआरपी मतलब चिन्हित मूल्य। जब एमआरपी अपनी कितनी है 725, सेलिंग प्राइस कितनी है 667, तो अपना छूट कितनी आ जाएगी बताओ मुझे। 725 में से 767 कट गया तो कितना बचेगा, 5 में से 15 में से 7 गया तो 8। ठीक है, और यहाँ पर कितना बचा, 11 में से 6 गया तो 5, और 6 में से 6 गया तो 0, यानी अपनी छूट जो बची वो कितनी आ गई, 0.58। अपन इसको 58 बोल सकते हैं ना, यानी 58 रुपए की अपने को यहाँ पर ओवरऑल छूट मिल चुकी है। नहीं है, ठीक है, तो एक बार चिन्हित मूल्य पर 8% की छूट देता है। यदि विक्रय मूल्य 667 है तो रुपए में छूट कितनी है यहाँ पर, 58 रुपए। ठीक है, रुपए में छूट कितनी है यहाँ पर, 58 रुपए। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चंस को कि एक वितरक चिन्हित मूल्य पर 12% की छूट देता है। यदि विक्रय मूल्य 9,240 रुपए है तो उस पर छूट क्या होगी, वो सेम क्वेश्चन है। एक बार इसको भी अपन करके देख लेते हैं। देखो एमआरपी कितना दे रखा है यहाँ पर, सबसे पहले 100 रुपए दे रखी है एमआरपी। एमआरपी जब 100 रुपए दे रखी है तो अपनी सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी यहाँ पर बताओ मुझे, 12% की छूट पर कितनी हो जाएगी, 88 रुपये। अब बोल रहा है कि 88 की वैल्यू कितनी है, 9,240 रुपये। तो 88 की वैल्यू कितनी है, अब देखो ये भी सेलिंग प्राइस ही तो ही है, तो सेलिंग प्राइस यहाँ पर भी सेलिंग प्राइस कितनी है 88, तो दोनों सेलिंग प्राइस दोनों बराबर हो गई। तो 88 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 9,240 रुपये। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ मुझे, 9,240 बटे 88। तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9,240 बटे 88 गुना 100। ठीक है, 11 का भाग 11 इसमें है ना, 11 88, 11 88, 11 चौक 44, 0। तो इसमें 8 एकम 8, 8 पंजो 40। ठीक है, तो 100 की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर, 10,500 रुपये। तो 10,500 रुपये जब हमें अपनी एमआरपी है और सेलिंग प्राइस कितनी है 9,240 रुपये, तो छूट कितनी होगी बताओ मुझे, छूट कितनी होगी। अपन छूट निकाल सकते हैं कैसे, देखो एमआरपी कितनी है 10,500 रुपये, सेलिंग प्राइस कितनी है अपनी 9,240 रुपये, तो छूट कितनी हो जाएगी बताओ मुझे। 0 से 0, 10 में से 4 गया तो 6, उधर बच्चा 4 में से 2 गया तो 2, और इधर 10 में से 9 गया तो 1, 1260। मतलब अपनी छूट कितनी आ गई यहाँ पर 1260 रुपये। दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर समझ में नहीं आता है तो आपका मोरल ड्यूटी बनती है, आपका नैतिक कर्तव्य बनता है कि आप मुझे कमेंट करके बता दो कि सर अब मुझे ये समझ में आ नहीं रहा है, तो मैं आपस से अगले जो क्लास आएगी उसमें एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, एक लेख का चिन्हित मूल्य 1,000 रुपये। ठीक है, एक लेख का, लेख कोई सा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये अपनी क्या हो गई अंकित मूल्य, या अपन इसको बोल सकते हैं एमआरपी कितना है 1,000 रुपये। 20% की छूट देने के बाद, तो 20% छूट देने पर अपने क्या आता है, सेलिंग प्राइस आती है। सेलिंग प्राइस कितनी है अपनी 800 रुपये। भाई 20% की छूट देनी है ना, है ना, 20% की छूट दे दी तो अपने पास जो सेलिंग प्राइस आएगी वो कितनी आएगी 800 रुपये। ठीक है, ठीक है, एक दुकानदार 300 रुपये का लाभ कमाता है होते, देखो कॉस्ट प्राइस प्लस लाभ
किसके बराबर होता है भाई, सेलिंग प्राइस के बराबर होता है, वो तो सबको पता है। तो भाई कॉस्ट प्राइस अपन को निकालनी है, लाभ कितना है 300 है, और सेलिंग प्राइस कितनी है अपनी 800 रुपये है, तो कॉस्ट प्राइस कितनी आ जाएगी 500। वेरी सिंपल। अब बोल रहा है कि उसका लाभ परसेंटेज ज्ञात कीजिए, तो लाभ परसेंटेज क्या होता है बताओ मुझे। पर इसको बोल सकते हैं पी प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो गया, पी बटे हुए कॉस्ट प्राइस गुना 100। ठीक है, तो अपना प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज मतलब प्रॉफिट कितना है यहाँ पर 300, और कॉस्ट प्राइस कितनी है अपनी यहाँ पर 500, गुना कर देंगे 100 से, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 का भाग 300 में जाएगा 60 बार। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो गया, हाँ 5 30, ठीक है, तो 60%, मतलब अपना उसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना ओवरऑल 60%। ठीक है दोस्तों, यहां तक जिसको समझ में आ गया आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि सर हमें यहां तक समझ में आ चुका है। ठीक है दोस्तों, यहां तक अगर जिसको समझ में आ गया वो मुझे मेरे चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और है ना, और मेरे सुनील एकेडमी नाम से टेलीग्राम चैनल है, तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। इसकी क्लास पीडीएफ है ना, इसकी जो क्लास है ना, ये आप लोगों को वहां पे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, और अगर किसी को कुछ ही पूछना हो तो मुझे बता सकते हो। ये हार्ड चैलेंज आप लोगों का, ठीक है, ये हार्ड चैलेंज आप लोगों का एग्जाम तक चलेगा। ठीक है, तो एग्जाम तक आप लोगों की लगभग 70 क्लास से मैं करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, इसी के साथ आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक।